गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोगों ने खेल दिवस के एक्सप्लेनेशन को समाप्त कर लिया था। पूरा चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके शब्दार्थ भी आप लोगों ने लिख लिए होंगे और यदि नहीं लिखे हैं तो आप उन्हें लिख लीजिए। और उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर्स भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। पिछले कक्षा में जो मैंने 2 कक्षाओं में ऐसा कोई विशेष क्वेश्चन नहीं दिए हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि ऐसे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं निकल रहे थे, लेकिन बहुत से मैंने आप लोगों को अंडरलाइन करके साथ के साथ एक्सप्लेन कर दिया था कि उससे किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और उनके किस तरह से आंसर बनेंगे। इसके अतिरिक्त एक बात का आप खास ध्यान रखेंगे कि जो भी प्रश्न है और जो भी उत्तर हम आपको आज भी जैसे मैं जो लिखवा रही हूँ, आपको उन्हें नोटबुक में लिखना जरूर है, लेकिन उन्हें एज इट इज़ लर्न नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैडम ने पका पकाया दे दिया है, अब हम इसको खा लें। आपको अपने आंसर्स अपनी तरह से फ्रेम करने हैं। एग्जाम में यदि आप उन्हें वैसे के वैसे ही लिख देते हैं जैसे कि हमने लिखाए हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए आपको ये एक गाइडलाइन की तरह आंसर दिए गए हैं, बाकी उन्हें आपको लिखना अपने ही शब्दों में है। यदि कोई आंसर छोटा है, क्वेश्चन के उससे मार्क्स कम मार्क्स का पूछा गया है तो उसे शॉर्ट में, और यदि कुछ ज़्यादा मार्क्स का है तो उसे और भी विस्तार से यानी कि एलोबरेट करके लिखना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको लिखना अपने ही शब्दों में है। मेरे ही शब्दों के आंसर अगर आपने एज इट इज़ लिख दिए तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे आपको, क्योंकि एवरेज मार्किंग ही मिलेगी। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं, नए नए खेलों को किसने ईजाद किया था? तो उसका आंसर क्या होगा कि नए नए खेलों को हेडमास्टर जी ने ईजाद किया था। अब ये तो एक लाइन का हो गया। अगर मान लो यही क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे कि नए नए खेलों को हेडमास्टर जी ने ईजाद किया था, वे अनूठे सोच वाले व्यक्ति थे, वो कुछ अलग हटके कार्य करते थे, है ना। तो इस तरह से हम उनके विषय में 2-3 सेंटेंस लिख के आंसर को बड़ा कर सकते हैं। अभी आपको आंसर ऐसा ही लिखना है, लेकिन मैं एग्जाम की बात बता रही हूँ कि आप किस तरह से आप उसको चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ताकाहाशी कौन था, वह फूल कर कुप्पा क्यों हो रहा था? तो उसका आंसर क्या होगा? ताकाहाशी स्कूल में सबसे छोटे कद का लड़का था। आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि उसके हाथ पैर छोटे छोटे थे। जरूरी नहीं है कि जोड़ना ही है, लेकिन मैंने कहा कि आपको अपनी भाषा में लिखना है तो आप उसे अपनी तरह से घुमा फिरा कर लिख सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। वह फूल कर कुप्पा क्यों हो रहा था? क्योंकि वह जीत रहा था। तो वह फूल कर कुप्पा हो रहा था क्योंकि वह हर दौड़ में प्रथम आया था, उसने बहुत सारे इनाम जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मिलने वाले इनाम वे भी हेडमास्टर जी का मार्का लिए अपनी ही तरह के थे। कैसे? तो कैसे हेडमास्टर जी का मार्का लिए हुए, यानी कि जैसे हेडमास्टर थे उन्हीं की ब्रांड के थे। ब्रांड का मतलब यहाँ पे मैंने बताया था कि वो कोई ड्रेस नहीं थे कि उसका ब्रांड होगा, यानी कि जैसे वो अलग तरीके के व्यक्ति थे, अलग सोच वाले व्यक्ति थे, वैसे ही जो उनके इनाम थे वे भी कुछ अलग तरीके के थे। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हेडमास्टर साहब द्वारा दिए जाने वाले इनाम भी उनकी तरह ही अनूठे थे, इसलिए इनामों को हेडमास्टर साहब का मार्का लिए हुए कहा गया है। आपको इसको डिटेल में लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। आप उसको चेंज कर सकते हैं कि हेडमास्टर कुछ अलग हटकर सोचते थे, उनकी सोच अनूठी थी, उनकी सोच कुछ अलग तरह की थी, वे सबसे अलग तरीके से कार्य करते थे, दूसरे स्कूलों से अलग हटके, मतलब कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। तो हम आंसर तो अभी यही लिखेंगे, लेकिन आप एग्जाम में अपने हिसाब से आंसर लिखेंगे। तो हेडमास्टर साहब द्वारा दिए जाने वाले इनाम भी उनकी तरह ही अनूठे थे। जैसे हेडमास्टर साहब अनूठे थे कि अलग तरह के खेल करवाते थे, वैसे ही जो उनके इनाम भी थे वो भी अलग तरीके के थे। रबड़ पेंसिल वगैरह ना मिलकर सब्जियां मिलती थी, जो कि कभी हमने ना देखा होता है ना सुना होता है, तो वो भी अनूठे। अनूठे का मतलब होता है निराले, अलग हटके। इसलिए इनामों को हेडमास्टर साहब का मार्का लिए हुए कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, हेडमास्टर जी ताकाहाशी के विषय में क्या आशा कर रहे थे? तो वो क्या सोच रहे थे कि हेडमास्टर साहब सोच रहे थे कि अब जो है इसके मन में बहुत आज का दिन ये याद रखेगा, उसे खुशी होगी, उसे गर्व महसूस होगा, उसके मन में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स अर्थात हीन भावना नहीं आ पाएगी। तो उसका आंसर क्या होगा? हेडमास्टर जी ताकाहाशी के विषय में यह आशा कर रहे थे कि ताकाहाशी को उस दिन का गर्व, उस दिन की प्रसन्नता याद रहे।
ताकि बौने होने की हीन भावना का क्या मतलब होता है? इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, उसमें पनप ही ना पाए। पनपना मतलब अंदर पैदा होना, आगे बढ़ना उसको। बौना होना मतलब, जो बौने का मतलब होता है जो कम हाइट के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। आप, फिर मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इन्हें लिखेंगे जरूर, लिखें इन्हें जो है अपने एग्जाम में अपने हिसाब से अपने अनुसार लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्या है? कार्प मछली दौड़ कठिन क्यों थी? तो इसका आंसर क्या होगा कि कार्प मछली दौड़ में बच्चों को बड़ी बेलनाकार कपड़े की मछली में, यहाँ पर मैंने का लिख दिया है, आप इसको ठीक कर लीजिए। बच्चों को बड़ी बेलनाकार कपड़े की मछली में सिर की ओर से घुसते थे और अंदर क्रॉल करते हुए जाते थे। और कैसे निकलते थे? पूंछ की तरफ से निकलते थे। लेकिन क्या होता था? अंधेरा होता था वहां पर, वे लोग भूल जाते थे, रास्ता भटक जाते थे, कुछ दिखता तो था नहीं। और क्योंकि वह बेलन के आकार की थी, गोल गोल थी, चलने से वो हिलने लगती थी और दूसरे बच्चे भी होते थे, तो क्या होता था कि चलने से वे हिलने लगती थी तो वो लोग अपना रास्ता भटक जाते थे और वापस पलट जाते थे। और कई बार क्या होता था कि जहां से घुसे वहीं से वापस निकल जाते थे। तो देखने में आसान लगती थी लेकिन वो थी बहुत कठिन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कार्प मछली दौड़ में बच्चों को बड़ी बेलनाकार कपड़े की मछली में सिर की ओर से घुसकर पूंछ की ओर से निकलना पड़ता था। अंदर अंधेरा होता था तो बच्चे दिशा भूलकर गलत रास्ते से बाहर निकल जाते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक माँ को ढूंढो खेल से क्या लाभ थे? तो उस खेल के क्या लाभ थे कि एक तो बच्चा अपने फ्रेंड्स जो होंगे उनके परिवार वालों को पहचानेगा, दूसरा बड़े लोग भी मिलकर उनमें खेलते थे तो उनका भी एक भागीदारी होती थी। ठीक है, तो वो सब उसके खेल के फायदे थे। तो इसका क्या है? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक माँ को ढूंढो रेस के द्वारा बच्चे अपने सहपाठी का मतलब क्या होता है? उनके साथ पढ़ने वाले लोग अपने सहपाठियों के परिजनों से परिचित हो जाते थे। यानी कि जो उन लोगों के साथ पढ़ रहे हैं। अब किसी ने बोला कि ओसाका की माँ, तो कहीं आया कुमारी चैन की बहन, तो वो जब उनको ढूंढेंगे तो वो उनसे भी परिचित हो जाएंगे। अपने सहपाठियों के परिजनों से परिचित हो जाते थे। साथ ही इस खेल में बड़ों की भी भागीदारी होती थी। कैसे होती थी भागीदारी? हमने डिस्कस किया था कि बड़ों को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि कब उनका नाम बुला दिया जाएगा। तब वह जो नाम सुन के उन्हें ध्यान रखना पड़ता था, चौकन्ना रहना पड़ता था, एकदम अलर्ट रहना पड़ता था। तो वो तुरंत रास्ता बनाते हुए आते थे उस बच्चे के पास, उसका हाथ पकड़ के जल्दी से दौड़ते हुए रेस शुरू होने के स्थान पर जाते थे। यानी कि उन्हें भी बहुत अलर्ट रहना पड़ता था। यहाँ पर एक जो था, एक दूसरे का कॉपरेशन और बहुत जरूरी था वो। तो क्या हो गया कि इस खेल में बड़ों की भी भागीदारी होती थी, यानी कि वो लोग भी हिस्सा लेते थे। ठीक है, तो वे आपसी तालमेल भी सीखते थे। आपसी तालमेल का क्या मतलब होता है? एक दूसरे से मिलकर चलना, आपसी तालमेल भी सीखते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्साकसी किसके बीच होती थी? ये खेल किसके बीच होता था? नॉर्मली सभी स्कूलों में ये खेल ही होता है कि दो टीम बना दी जाती है और उनके बीच में होता है। यहाँ भी दो टीमों के बीच में होता था, लेकिन इसमें क्या फर्क था कि हमारे यहाँ जो हम सिर्फ बच्चे ही खेलते हैं, और जबकि इस स्कूल में टीचर्स भी उस खेल में हिस्सा लेते थे। टीचर्स दो टीम में डिवाइड हो जाते थे, आधे टीचर एक टीम में, बाकी के आधे टीचर दूसरे टीम में, और यहाँ तक कि हेडमास्टर भी जो थे, हेडमास्टर साहब भी किसी एक टीम में शामिल हो जाते थे। तो इसकी विशेषता क्या थी कि रस्साकसी दो दलों के बीच होती थी और इन दलों में बच्चों के साथ शिक्षक और हेडमास्टर भी शामिल होते थे। इसमें हार जीत का फैसला यासुकी चांद जैसे विकलांग बच्चे करते थे। वे रस्सी के बीच रुमाल पर नजर रखते थे, क्योंकि इसमें अगला कौन सा क्वेश्चन था, इसका फैसला कौन करता था? तो इसका फैसला यासुकी चांद जैसे विकलांग बच्चे करते थे। क्यों करते थे? मान लो अकेला ये क्वेश्चन आ जाता है कि यासुकी चांद जैसे बच्चे ही उसका फैसला क्यों करते थे? क्योंकि वे विकलांग थे और वे खेलों में हिस्सा नहीं ले पाते थे, तो उन्हें
कहीं उन्हें बुरा ना लगे, इसलिए किसी न किसी रूप में उनको भी खेल में शामिल कर लिया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल के दौरान दृश्य कैलिडोस्कोप से बनती बिगड़ती आकृति सुंदर आकृति सा लगता था, कैसे? तो किस खेल में ऐसा होता था? रिले रेस में। तो रिले रेस के दौरान दृश्य कैलिडोस्कोप से बनती बिगड़ती सुंदर आकृति सा लगता था, क्योंकि इस रेस में बच्चे सभागार तक पहुंचने वाली अर्धचक्राकार सीढ़ियों के ऊपर नीचे पास पास बनी हर सीढ़ी पर पैर रखते हुए तेजी से चढ़ते उतरते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था कि वो जो छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी होती थी जिनकी हाइट बहुत कम होती थी, उन सीढ़ियों पर वो तेजी से चढ़ते उतरते थे, और तो इसलिए ऐसा लगता था कि आकृतियाँ बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल दिवस पर सबसे ज्यादा गर्व की बात किसके लिए थी, क्यों? यहाँ पर दो क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो खेल दिवस पर सबसे ज्यादा गर्व की बात किसके लिए थी? ताकाहाशी के लिए थी, क्योंकि वह सबसे ज्यादा इनाम जीता था, और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर फिजिकल प्रॉब्लम थी, यानी कि वो शारीरिक कमी थी, एक बौने कद का था। तो ऐसा बच्चा नॉर्मल रेस में नहीं जीत सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि अलग अलग तरीके की रेस ऐसी थी जो शायद ताकाहाशी को दिमाग में रखते हुए ही बजाई गई थी, तो वह बहुत सारी रेस में जीत गया था। अब इतनी सारी रेस में जीतना और सारी रेस में फर्स्ट आना, तो वो किसी के लिए भी गर्व की बात हो सकती थी। तो इसका आंसर क्या होगा? खेल दिवस पर सबसे ज्यादा गर्व की बात ताकाहाशी के लिए थी, क्योंकि स्कूल में वह सबसे छोटे कद का होने के कारण, स्कूल में सबसे छोटे कद का होने के कारण, छोटा लिखेंगे यहाँ पर, आप छोटे नहीं लिखेंगे, छोटे कद का होने के कारण होने के बावजूद उसने सभी रेस जीती थी। ठीक है, छोटा कद का था, उसके बावजूद भी उसने सब रेस जीती थी। खेल दिवस पर सबसे ज्यादा गर्व की बात ताकाहाशी के लिए थी, क्योंकि स्कूल में सबसे छोटे कद का होने के बावजूद उसने सभी रेस जीती थी। यहाँ पर फिर से मैं कह रही हूँ कि आप इन्हें लिखेंगे, लेकिन अपने एग्जाम में अपने अनुसार लिखेंगे। अब आप बुक में देखेंगे तो पेज नंबर 28 में जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, सही गलत के आगे सही का चिन्ह और गलत के आगे गलत का चिन्ह, सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, उसे आप होमवर्क के लिए टिक कर लीजिए। राइट एंड रॉन्ग है, इतना हमने डिटेल से पढ़ा है, आप इसको आराम से जान समझ जाएंगे, लिखेंगे। उसके बाद 4th क्वेश्चन है, खेल दिवस पर कौन कौन से खेलों का आयोजन हो रहा था। यहाँ पर आपको कौन कौन से खेल थे, उनमें से किसी भी खेल का 4 खेलों का नाम आप लिख सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क में होंगे। पहले के आप क्वेश्चंस लिख ही चुके हैं, शब्दार्थ भी आपको जरूर लिखने हैं। शब्दार्थ को लर्न भी करना है, क्योंकि शब्दार्थ जो होते हैं वो हमको समानार्थी के रूप में बहुत काम में आते हैं। जैसे अगर आपको पूछा जाए, पहला ही इसमें शब्दार्थ है अनूठा अनोखा, तो अगर समानार्थी अनूठा का लिखना आएगा तो हम एक तो हमको याद आ ही जाएगा अनोखा, दूसरा हो जाएगा निराला। ठीक है, अब जैसे है उपकरण, तो देखो उसके आगे 2 ऑलरेडी लिख रखे हैं, साधन सामान, तो आपको इससे क्या होगा कि उपकरण के 2 समानार्थी शब्द भी आ गए। तो इस तरह से जो है आपको सभी शब्द जो हैं उनके अर्थ जरूर याद करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको बुक में ही कर लेना है, नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे आपको नोटबुक में करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बुक में ही जगह दे रखी है, तो इसे करेंगे। बाकी के जो प्रश्न हैं वे हम अगली कक्षा में उनके बारे में डिस्कस करेंगे।